ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कांस्टेंट वेलोसिटी है या इसको एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इससे पहले वीडियो मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट फ्री तो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, उनके बीच में जिगजैग मोशन होता है और इलेक्ट्रॉन अपने इनिशियल पोजीशन में वापस आता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो होता है, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो करंट का फ्लो नहीं होता है किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। यानी कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी उसमें क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर को किसी टर्मिनल, किसी बैटरी से जब जोड़ते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जिगजैग मोशन करता है, पहले इलेक्ट्रॉन ये जिगजैग मोशन करके अपने इनिशियल पोजीशन पर आता है। अब वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, एक पैटर्न बन गया है इस टाइप का, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो क्या हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल हो गए, ठीक है। सारे स्टैंडर्ड यूनिडायरेक्शनल हो जा रहे हैं, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन क्या हो रही है, जिनकी डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हो जा रही है, ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अब हो क्या रहा है इसमें, देखिए सपोज मेरा कंडक्टर था, ठीक है, इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से जोड़ा। अब इस बैटरी में क्या था कि जैसे ही मैंने इसको पॉजिटिव के टर्मिनल से जोड़ा, उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो मैं ये मान रहा हूँ ना, अभी चलो आप ये मान लेता कि सपोज इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ पर डायग्राम ऐसी बना, तो मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, सपोज दैट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन है ये प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को मूव करने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको खाली मतलब सपोज बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन, हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ मूव करा, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ मूव करा, कब मूव करा, जब हमने इसको बैटरी से जोड़ा। जैसे ही बैटरी से जोड़ा तो इसमें क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है और इलेक्ट्रॉन ने मूव कर दिया, ठीक है। हम बेसिकली क्या, अब देखो बेसिकली हम क्या करें, इस डेफिनेशन की वजह से, इसकी वजह से हम लोग ओम्स लॉ भी फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस समझेंगे, रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत सी चीज़ें हम यहाँ से जान लेंगे, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का। तो अब इसको ध्यान से देखना, अगर ये समझ में आता है तो लगभग आपने इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 40 to 50% आपने इलेक्ट्रिसिटी को समझ लिया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत से डेरिवेशन आपके इंक्लूड हो जाएंगे, देखना। देखिए आप क्या हो रहा है, ये मूव करते हैं, ठीक है। इसमें ये मानता ना, ये जो वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया, सपोज मान लिया मैंने ए मान लिया, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शन एरिया में जो इलेक्ट्रॉन है या चार्ज कैरियर है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर है, उनमें वो कितने आपके, उसको मान रखा है एन क्या आपका नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम में, एक ये वाले वॉल्यूम में ना, इसकी डिस्टेंस होगी, इसकी लेंथ होगी, इस पूरे वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी है, एन, ठीक है, चार्ज कैरियर्स उनकी संख्या कितनी है, एन है, ठीक है, ओके। अब देखिए मैंने क्या किया, जैसे मैंने टर्मिनल को जोड़ा, पोटेंशियल से जोड़ा, तो क्या हुआ उस टाइम में, उस टाइम में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ जब मूव करा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कितना किया होगा, उसने क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इनटू उन इलेक्ट्रॉनों के यहाँ तक पहुँचने में जो लगा टाइम है, ठीक है। हालांकि वो टाइम बहुत छोटा होगा, dt टाइम में जितनी डिस्टेंस, जितना उसने जितनी इसकी वेलोसिटी होगी, उनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। यानी डिस्टेंस क्या है, x = v × t, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाइम। तो मेरे को डिस्टेंस पता चल गया, क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल गया। अगर मैं इसको जब कैलकुलेट करूँगा तो मेरे को ये वॉल्यूम मिल जाएगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि एक छोटे से टाइम पीरियड में कितना चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर गया, कब, जब हमने एक्सटर्नल सोर्स इसमें अप्लाई किया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम यही कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है एक छोटे टाइम पीरियड में, ठीक है। आई बात समझते, देखिए स्टूडेंट, सपोज दैट एक छोटा चार्ज DQ चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो जो DQ चार्ज है वो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा हमारा, कि देखो मैंने ये एरिया इनटू ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस को अगर मैं एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा ना स्टूडेंट्स, ये एरिया को ये डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर यही कर रखा है, ये एरिया है, ये वेलोसिटी, टाइम इनटू एरिया, ये तीनों मिला के वॉल्यूम दे देंगे मेरे को, ठीक है। और इस वॉल्यूम में, इस पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है उनकी वैल्यू n, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या है आपके n है, ठीक है, और उनकी वैल्यू जो है ये पूरा आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज, ये क्या आ गया आपका, एक इसका पूरा का पूरा ये क्या मिल गया मेरे को, एक एरिया मिल गया, एक पूरा का पूरा वॉल्यूम मिल गया, जिसमें क्या है आपके n, v, d, dt और a है, ठीक है। और उस वॉल्यूम में, इस छोटे से वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या है, E है, ठीक है। तो अगर जब मैं E को इस वॉल्यूम से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो मेरे को मिल जाएगा
टोटल चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। कितना चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो उनकी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो वो चार्ज हमारा डी क्यू है। मैंने छोटा सा भी कंसिडर कर रखा है, आपको मैं डायग्राम में आपको मैं ये थोड़ा सा इसको मैंने डिस्टेंस ज़्यादा कर रखा है, हालांकि छोटे से एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए होगा, ठीक है। तो छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना चार्ज मूव करेगा, डी क्यू इज इक्वल टू उसका वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कैरियर इनटू उन चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सपोज एक में इलेक्ट्रॉन इतना है तो पूरे में कितना होगा इनटू ई, तो ये सारा का सारा मिलकर मेरे को चार्ज तो देगा। आई बात समझ में? ओके, तो अब देखिए इसमें क्या करूँ मैं, डी क्यू टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को इसके नीचे लेके आना, तो डी क्यू अपॉन डी टी हमने क्या पढ़ा है, टाइम पढ़ा है, ठीक है। तो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू आई लिख दिया, तो आई इज इक्वल टू एक रिलेशन मिल गया इसको एन ई ए वी डी, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ई, एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। इसको आप एक ब्रैकेट में इसको रख देंगे, ठीक है। इसको नंबर 1 मार्क्स कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, जब भी ये जो लैम्डा है इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन जब आपस में कोलिजन करते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के दूसरी जगह कोलिजन करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या होगा आपका, उसका प्लस चार्ज होगा, ठीक है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन सपोज अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, वैसे तो यहाँ पर प्लस है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ कर जाएगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब कोलिजन करेगा पॉजिटिव के साथ कोलिजन होगा, तो उस टाइम में उसने जितना पाथ ट्रेवल कर रखा है, ये यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपस में कोलिजन करेंगे तो उस कोलिजन के टाइम, कोलिजन में जितना पाथ इसने कवर किया होगा, जितना पाथ कवर किया होगा उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक। और दूसरी बात, अगर सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन जब इससे कोलिजन होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलिजन होगा या ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे जाके कोलिजन कहीं पर होगा, तो उस कोलिजन में लगा समय, दो सक्सेसिव कोलिजन में जितना भी समय लगा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टाउ, या उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम या उसको बोलते हैं टाउ, डिनोट करते हैं टाउ से। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, टाउ इज इक्वल्स टू टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ठीक। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अब देखिए मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अब मैंने इसको एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिया है, इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, तो उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, कितनी उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि उसका ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, और उसमें एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, वी नो दैट v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसका जो फॉर्मूला है क्या है, वी डी इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह मैंने टाउ लिख दिया, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, क्योंकि इस टाइम में क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, टाउ होगा, ठीक है। ओके, तो इसमें यहाँ पर देखिए, अब मैं ये जो यहाँ पर है ना, तो वी डी इज इक्वल टू अब देखिए यू, तो अब इनिशियली क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या करते, इनिशियल वेलोसिटी क्या उनका 0 थी, ठीक है, वो आपके जिग जग मोशन करके 0 जाते, तो इनिशियली रेस्ट पर थे इलेक्ट्रॉन, ये मान के चलेंगे, तो यू क्या होगा उसमें 0 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यू इज इक्वल टू 0, तो उस केस में तो यहाँ पर यू जब 0 हो गया, तो यहाँ से हम स्टूडेंट हम करते हैं, अब देखो एक को कैलकुलेट करते हैं। वैसे स्टूडेंट एक चीज़ आप याद रखिए, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, जो ना एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों जब इससे मिलेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब मिले तो वहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये कोलिजन हो गया, ये खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये रेट ऑफ कोलिजन इतने स्पीड में होता है कि उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। मैंने कहा ना, एक इलेक्ट्रॉन है, इसने यहाँ टकराया, यहाँ पर सीधे ये खत्म, एक्सेलरेशन खत्म हो जाना चाहिए था ना, उसका तो एक्सेलरेशन होना नहीं चाहिए था। लेकिन रेट ऑफ कोलिजन, इसके टकराने तक तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तैयार होकर इससे कोलाइड कर जाता है दूसरा, ठीक है। तो ये रेट ऑफ कोलिजन इतने स्पीड से होता है कि जो एक्सेलरेशन था वो बना रहता है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बचा होता है, ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वी डी इक्वल्स टू यू क्या होगा, इनिशियली तो आपकी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में थे, और जैसे हमने उसको पोटेंशियल दिया तो वहाँ पर क्या होगा, ये तो 0, लेकिन वी डी क्या हो गया, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या कुछ एक्सेलरेशन आया, जिनकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, एफ इक्वल्स टू ए इंटू क्यू होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनों के बीच जब फोर्स लगता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कहते हैं एफ इक्वल्स टू ए इंटू क्यू। तो एफ को हम एम इंटू ए लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है, खत्म नहीं होता एक्सेलरेशन।
और यहाँ पर ई को ई लिखा और क्यू को मैं ई भी लिखता हूँ, स्मॉल ई भी लिखता हूँ। आई बात समझ में, स्मॉल ई, या मेरे को चार्ज के टर्म में चाहिए तो क्यू लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालना है, ए को मेरे को निकालना, तो ए इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन एम। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूँगा तो वी डी यहाँ से क्या मिलेगा, वी डी इज इक्वल टू ई, ठीक है। क्यू की जगह मैंने ई लिख दिया, आई बात समझ में, क्योंकि मेरे को अभी इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ई लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन एम। तो वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, ये मेरे को क्या मिल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वी डी था, तो यहाँ से वी डी की वैल्यू यानी वी डी इज इक्वल टू क्यू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम को मैं कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पर पुट अप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। तो यहाँ से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, देखो इस टाइम आई इज इक्वल टू एन ई ए ई अपॉन एम को यहाँ रहने दिया। तो ई की वैल्यू स्टूडेंट आपको एक और फॉर्मूला पड़ा है, ई इक्वल टू वी अपॉन एल होता है ना। यहाँ पर देखिए, अगर क्या होता है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके पीछे लेंथ है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, ठीक है। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वी अपॉन एल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैंने क्या लिखा, वी अपॉन एल लिख दिया इंटू टाउ, ओके। उसके बाद सॉल्व भी किया तो एन ई स्क्वायर ए वी टाउ है अपॉन एम एल, ओके। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर से जो ये वी है, इस वी को मैंने यहीं पर एन दिया और इनको मैंने इधर साइड सेपरेट किया, ठीक है। इसको मैंने एम एल को ऊपर रख दिया और इसको नीचे भेज दिया इनटू आई। ये आई के साथ लिखना है मेरे को, मैंने देखिए स्टूडेंट अगर आपको समझना है तो वी को मैंने क्या किया, एक साथ रख दिया और इसको आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस फॉर्म में, एम एल ऊपर गया, यहाँ पर भी आई लिख दो अगर प्रॉब्लम आ रही तो, ठीक है। इसको इसके यहाँ भेज दिया इनको और इसको उठा के यहाँ रख दिया और वी को यहीं पर रहने दिया, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ इंटू आई। ये जो पूरा टर्म है ना स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट है पूरा, ठीक है। एम क्या मास कांस्टेंट फिक्स होता है, लेंथ क्या होगी वायर की फिक्स होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑब्वियसली फिक्स, नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम में जो आपके चार्ज कैरियर होंगे फिक्स होंगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फिक्स होता है, और टाइम जो होगा दोनों के बीच में जो टाइम लगेगा कोलिजन में वो भी फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये सारा का कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या मानता हूँ, एक कांस्टेंट मानता हूँ, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है इसी की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं आर, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक्चुअली में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी रेजिस्टेंस के बारे में समझाया था। तो एक्चुअली में जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो इस टाइप की होती है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ठीक है। तो जब यहाँ से रेजिस्टेंस को हटाते हैं, इसको जब कांस्टेंट टर्म को हटाते हैं तो यहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी टर्म साइन आता है और इस टाइप का हम इसको लिख देते हैं। तो वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। और वी इज प्रोपोर्शनल टू आई क्या है, ये आपका ओम्स लॉ है, ठीक है। और जहाँ आर की वैल्यू क्या होती है, एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ओके। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से हम लोग अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूँ, एम ये वाला फॉर्मेट एम एन ई स्क्वायर टाउ, इसको इस फॉर्मेट लिखूँ तो इसको बोलते हैं आपका रेजिस्टिविटी, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी हो गया, ठीक है। तो आर की जो रेजिस्टिविटी रो होती है इसकी जो वैल्यू होती है एम इक्वल टू, मतलब जो ये एक्स्ट्रा टर्म आता है इस टर्म को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जो क्या होता है मास पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिखते हैं मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर वॉल्यूम चार्ज और टाइम, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन एक रिलेशन और फिर और मिलेगा आपको, 1 अपॉन ये टाउ वाला रिलेशन मिलेगा, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। मतलब देखिए टाइम पीरियड, कोलिजन टाइम पीरियड जितना ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी, रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब क्या है, आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी कोई भी आप समझ पा रहे ना, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा तो रेजिस्टिविटी कम, तो रेजिस्टिविटी कम होगी तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी कम होगा, यानी वो अच्छा मटेरियल होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये रेजिस्टिविटी यहाँ से आ गया और ये रेजिस्टेंस भी आप लोग यहाँ समझ चुके, तो ये ओम्स लॉ था। अब थोड़ा सा मैं आपको रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन भी लिखाया था स्टूडेंट साथ में। तो देखिए रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या होता है, जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपका आ जाता है, पहले आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वी नो दैट। तो यहाँ से अगर एल की वैल्यू 1 लो, एरिया की वैल्यू 1
ये 1 लो तो R इक्वस टू रो मिल जाता, ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी है ये इसकी डेफिनेशन आ गई 1 मीटर, यहाँ पर लिखा है मैंने, क्या लिखा है इसको, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी का आपका डेफिनेशन थी। और रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी मतलब मटेरियल के बिहेवियर पर शो करता है, ठीक है। सबकी जो सब मटेरियल जो होते हैं उस मटेरियल के अपनी जितने भी मटेरियल होते हैं उनकी अपनी अपनी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब जैसे कॉपर का अलग होता है रेजिस्टिविटी, एल्यूमिनियम का अलग होता है, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एक हिसाब से रेजिस्टिविटी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।